Hello everyone, welcome to Sanskaram Group of Schools, the online learning platform. Here we are completing our science series for class 8th. This is the 4th lecture and the topic we are taking here is states of matter. In our previous lectures, we have studied what is matter, what are its states, what is its classifications on the basis of physical and chemical properties and temperature, effect on temperature on any substance. आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. जब प्रेशर को बदला जाएगा तो किसी भी जो मैटर है उसकी स्टेट में क्या फ़र्क होगा. तो बेसिकली वी आर स्टडिंग इंटर कन्वर्जन, द स्टेट्स कन्वर्जन ऑफ मैटर्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो द फर्स्ट टॉपिक टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस विल बी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. कि जब प्रेशर चेंज किया जाता है किसी भी मैटर का तो मैटर की स्टेट पे क्या इफेक्ट होता है. As we have studied the changes made in the states of matter by changing the temperature, similarly we can change the state of a substance by changing the pressure conditions. जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको आप टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट करके चेंज कर सकते हो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेज एंड सो ऑन. उसी तरह से यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेशर के अंदर अगर आप चेंज कर देते हो तो किसी मैटर की जो स्टेट है उसके अंदर चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल लिक्विफिकेशन. अब इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है लिक्विफिकेशन. तो क्या होता है लिक्विफिकेशन देखेंगे यहाँ पे. पहले हमारे पास एक डायग्राम है. बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिक्विफिकेशन लेट अस सी द डायग्राम. यहाँ पे क्या हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं A, B एंड C. तीनों के अंदर क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर लिया हुआ है जिसको आप बीकर कह सकते हो. उसके अंदर गैसेस फिल है, गैस के जो पार्टिकल्स है वो फिल है और एक हाइट के ऊपर इसमें पिस्टन लगा हुआ है. ये पिस्टन क्या कर रहा है, ये गैस के पार्टिकल को एस्केप नहीं होने दे रहा है एनवायरनमेंट के अंदर. कंप्रेस एंड कूल. अब क्या किया गया, जो हमारे पास सिलेंडर ए था उसमें पिस्टन को कंप्रेस किया गया, नीचे की तरफ दबाया गया और जो एनवायरनमेंट है उसको कूल कर दिया गया. मतलब जो टेम्परेचर उसको घटा दिया गया और प्रेशर जो वो बढ़ा दिया गया है. फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, कंप्रेस एंड कूल. अब जो पिक्चर बी में हमारे पास स्टेट है गैस की, उसको एक बार फिर से प्रेशराइज किया जाता है और टेम्परेचर को और कम कर दिया जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देंगे. क्यों ऐसा होता है आप सभी जानते हैं कि गैसेस को आप वाटर वेपर्स भी कह सकते हो, मीन्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. तो अब क्या होगा, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जब एयर फ्रीली पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके बीच की इंटरमोलिकुलर जो स्पेसिस है वो बढ़ जाती हैं और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक हो जाती है. जब आप उसी गैस को एक कंटेनर के अंदर और ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो फोर्सफुली एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जब ये होता है तो उनके बीच की इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है. अब क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड और गैसेज में यही फ़र्क होता है कि लिक्विड के जो गैसेज है लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू गैसेज. जब गैस के पार्टिकल के साथ वही सिचुएशन बना दी जाती है प्रेशर अप्लाई करने के बाद, तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो उतने क्लोज आ जाते हैं जितने लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं. अब ऐसी कंडीशन आने के बाद एक जो गैस है वो अल्टीमेटली कंडेंस होने के बाद किस में चेंज होना स्टार्ट कर देती है, लिक्विड में. तो वेपर्स का लिक्विड में चेंज होने का ये जो प्रोसेस है इसी को नाम दिया जाता है लिक्विफिकेशन. क्लियर है सभी को. नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन इसकी. हमने पिक्चर से समझ लिया बाकी लिक्विफिकेशन होता क्या है. डेफिनेशन देखेंगे कुछ ऐसा पॉइंट जो हमसे अगर छूट गया हो तो हम यहाँ पे इसको क्लियर आउट करेंगे. सो लिक्विफिकेशन, गैसेज हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस. जैसे मान लेते हैं गैसेज के पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, इनके बीच का ये जो स्पेस होगा ये ज़्यादा होता है. ठीक है, इसको आप बोलते हो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस. और ये भी आपने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि जितना ये ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीकर होगा, और जितना कम होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो गैसेस के केस में IMS जो होता है वो बेटा बड़ा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है. इसकी वजह से जो IM इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये कैसा होता है, ये वीकर हो जाता है. क्लियर. Gases are highly compressible in nature and can be changed into liquids by compression and cooling. गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसी वजह से इनको कंप्रेस करना बहुत आसान होता है और इसी का यूज़ किया जाता है. इनको प्रेशराइज करके लिक्विड्स में आसानी से चेंज किया जा सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. इसी प्रोसेस को हम गैसेस का लिक्विफिकेशन कहते हैं.
किसको कहते हैं? वेपर्स को प्रेशर के थ्रू लिक्विड्स में कन्वर्ट कर देना। When a gas is compressed, its molecules come closer and start attracting each other to form a liquid and heat is released. जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो होता क्या, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और हीट जो है वो मॉलिक्यूल से रिलीज होना स्टार्ट कर देती है, तो कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशराइज होने की वजह से एक दूसरे के साथ आकर के कंडेंस हो जाते हैं। It is important to cool the gas to take away the heat produced due to the compression. ये ज़रूरी होता है कि गैस को ठंडा किया जाए ताकि उनकी जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो रिलीज़ की जा सके, क्योंकि आप जानते हो हीट एनर्जी क्या करती है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कराती है। तो जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी जो हीट एनर्जी अगर वो रिलीज़ नहीं होगी तो उसके बीच में जो होगा वो स्पेस जो वो बढ़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड कंडीशन में ही रहेगी। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना सभी। Hence a gas can be liquefied by applying pressure and lowering the temperature. इसीलिए जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो दो कंडीशन ध्यान रखना कि वहाँ पे टेम्परेचर को हमेशा कम किया जाता है और प्रेशर को हमेशा बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर को कम नहीं किया जाएगा तो गैसेस के अंदर लिक्विफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी की वजह से क्या रहेगा, गैप रहेगा और एक वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। For liquefaction, the gas is cooled below a certain temperature before liquefaction by pressure can occur. अब क्या किया जाता है, लिक्विफिकेशन कराने के लिए गैस को एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा किया जाता है प्रेशर अप्लाई करने से पहले। दिस टेम्परेचर एट द और अबोव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैसेस का यही टेम्परेचर एट और अबोव, जिस टेम्परेचर पे या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे कोई गैस जो वो लिक्विफाइड नहीं की जा सकती, इसी टेम्परेचर को जो बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं हमारे हर लेक्चर में, जैसे आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एडहेसिव, कोहेसिव फोर्स, ऐसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और अभी क्या है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ध्यान रखना आपको, ये क्रिटिकल टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसी भी वेपर का या वो टेम्परेचर रेंज, या तो आप एट या कहोगे अबो, टेम्परेचर की वो रेंज जो उससे या उससे ज़्यादा पे किसी भी गैस को लिक्विफाई होना नहीं देती है, क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज। सो आपको पिक्चर के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू क्लियर हो गया ये कि किसी गैस को हम टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ा करके लिक्विफाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट देखिए लेटेंट हीट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा दैट इज लेटेंट हीट। तो क्या होती है लेटेंट हीट, उसके बारे में हम देखेंगे। लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए एक हीट जो वो दी जाती है एक्सटर्नली। ये जो हीट होती है इसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ये जो वर्ड होता है ना लेटेंट, इसका क्या मतलब होता है, हिडन, मतलब छुपी हुई। तो ये वो हीट है जो छुपी हुई हीट कही जाती है, लेटेंट हीट। इट इज यूज्ड so because the heat supplied to the substance does not cause rise in temperature। अब क्यों इसे गुप्त ऊष्मा या हिडन हीट कहा जाता है, क्योंकि ये वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये हीट जो है उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में बिल्कुल भी राइज नहीं करती है। आप इसको ऐसे समझे कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड को जो हीट दी जाएगी वो हीट स्टेट चेंज के लिए यूजफुल है, लेकिन उससे उस सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आप वहां पे नहीं देख सकते, इसलिए इसको हिडन हीट कहा जाता है। This heat supplied to the substance is used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state। अब ये क्वेश्चन माइंड में आता होगा आपको कि अगर ये हीट है और किसी सब्सटेंस को दी जाती है तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर तो राइज करना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने देखा इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसे अगर आपको बढ़ाना है तो उसे भी क्या चाहिए, कि एनर्जी चाहिएगी। तो ये हीट एनर्जी जो है किसी भी स्टेट के पार्टिकल्स के बीच के गैपिंग को बढ़ा देती है, जिससे उसके बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो वीक हो जाता है। तो ये पूरी जो हीट होगी वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, इसलिए इसका असर जो है वो टेम्परेचर राइज में नहीं देखने मिलता है। अब टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अब ये हीट जो होती है ये भी दो तरह की होती है। पहले हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोनों का क्या मतलब होता है और दोनों की डेफिनेशन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। यहां तक का सभी को समझ आ रहना चाहिए। पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले टाइप जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन पता है सभी को। देखिए, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स। आप जानते हो एनर्जी को आप किस में मेजर करते हैं, जूल के अंदर जो बेसिकली हीट होती है आपकी। सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड। किसी भी सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड, यहाँ पे वैल्यूज आपको दी जा रही, ध्यान रखना कि 1 kg सॉलिड को स्टेट चेंज कराने के लिए जो हीट दी जाती है इन जूल्स टू लिक्विड स्टेट विदाउट एनी चेंज इट टेम्परेचर, कि किसी सॉलिड को 1 kg सॉलिड को जो जूल में हीट दी जाती है जो उसकी सॉलिड स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगी और जिसकी वजह से सॉलिड का टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आइस की कितनी है, यहाँ पे आप देखेंगे आइस की जो हीट है, लेटेंट हीट, वो दी गई आपको। फॉर एग्जाम्पल, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 105 जूल पर kg। क्लियर, मीन्स 1 kg आइस के लिए उसको मेल्ट, उसकी स्टेट चेंज के लिए, आइस को लिक्विड बनाने के लिए जितनी हीट एनर्जी उसको चाहिए, इस जूल के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, 3.34 मल्टीप्लाइड बाय 105 जूल्स। क्लियर। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर स्टेट। यहाँ पे क्या था, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन था। क्या था, सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे क्या है, वेपराइजेशन का मतलब जानते हैं, लिक्विड टू वेपर्स। तो ये क्या है, ये वो हीट होती है जिसको भी आप जूल में मेजर करेंगे, जो कि 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाएगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। और अब क्या है, पानी का टेम्परेचर जो है, लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। आप जानते क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज, अब पानी की जो लेटेंट हीट है वो क्या होती है, 22.3 इंटू 105 जूल पर kg। समझ में आ गया सभी को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay guys, that is all for today. The remaining topics will cover in our next lecture. I hope you really enjoyed this session. So if you like the video, subscribe to our channel. Thank you so much.